नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत है एम्बेसडर शशांक, आप भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे हैं और हम आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भारत-बांग्लादेश की बात की जाए, तो क्या बांग्लादेश वाक़ई इस स्थिति में है कि वो भारत को आँख दिखा सके या फिर ये एक तरह की प्रेशर टेक्निक्स अपनाता है, उस तरह की टैक्टिक्स अपनाता है जिससे कि अ, भारत से वो लगातार लाभ लेता रहे क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने देखा कि बांग्लादेश की निर्भरता रही है भारत पर कि भारत से उसको एनर्जी सप्लाई होती रही, चाहे फ्यूल की हम बात करें, ईंधन की बात करें या फिर अनाज की बात करें इन सब पर बांग्लादेश निर्भर रहा है भारत पर। ऐसी स्थिति में क्या वाक़ई जो बांग्लादेश इस समय हमने देखा पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश का जो रुख, क्या वो वाक़ई स्थिति में है? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि वो हमारी बिजली कंपनियों का पैसा तक नहीं चुका पाता है। भारत के चाहे त्रिपुरा से बिजली जाती है, चाहे एक पावर प्लांट झारखंड से जाता है, तो बिजली जा रही है, पाइपलाइन्स हैं, डीज़ल की है। भारत का बहुत इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ है। और भारत ने लगातार मदद दी है, चाहे यान जाता हो वहाँ की टेक्सटाइल मिल्स के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं? ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें शुरुआत में समझना चाहिए कि ये पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते 2 एंटिटीज़ एक ही कंट्री के साथ में मिले हुए थे और क्या उनका उस समय एक्सपीरियंस था। किस प्रकार से जी, बांग्लादेश में भावनाएँ बढ़ी थी कि उनके बंगाली कल्चर, उनके इकोनॉमी, उनकी सिक्योरिटी, पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कोई भी ध्यान नहीं देता था। और ख़ासकर जब अगर उनके यहाँ कोई साइक्लोन आया, फ्लडिंग हुई, कोई परवाह नहीं करी गई। जिस समय भारत की और पाकिस्तान की अगर लड़ाई हुई 65 की हुई, उससे पहले भी कई बार हुई, तो पाकिस्तान ने कोई सोचा नहीं कि बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान था, कि उसकी भी कोई सुरक्षा करने की ज़रूरत है या नहीं है, या खाली वेस्ट जी, पाकिस्तान की सुरक्षा करने की। तो एक प्रकार से वो। तीसरा, जो बांग्लादेश में जब चुनाव हुए और पाकिस्तान में पहली बार जब चुनाव कराए गए, तो बांग्लादेश के चुनाव होके जो लीडर आए शेख मुजीब, उनकी मेजॉरिटी हो गई पाकिस्तान नेशनल पार्लियामेंट में, तो उसको सरकार देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, सरकार तो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स की रहेगी, आपकी नहीं रह सकती है। उर्दू जो है पाकिस्तान की भाषा रहेगी। तो एक प्रकार से एक जो फीलिंग्स वहाँ थी भारत और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से में, वो इतनी जी, ज़बरदस्त बढ़ गई थी कि भारत ने कोई इसको नहीं बढ़ाया। ये बांग्लादेश में अपने आप ही उनको लगा कि ये बिल्कुल उनका जो है सब तरह के हितों को दरकिरार किया जा रहा है। और उस समय जो है वहाँ पे जो इस तरह से वहाँ पे जेनोसाइड के तरीके की बातें हुई हैं वहाँ पर। अभी तो एक पुस्तक भी निकल चुकी है, अमेरिका में एक प्रोफेसर गैरी बास ने लिखी है जी। ऑन टेलीग्राम्स। तो यानी कि हुँ, अमेरिका के जो वहाँ कौंसल जनरल थे, मिस्टर ब्लड, उन्होंने वहाँ पे अपने जो मैसेजेस भेजे थे, टेलीग्राम्स भेजे थे, किस तरीके से जेनोसाइड चल रहा था, पूरा डॉक्यूमेंट करके उन्होंने वहाँ भेजा था अमेरिका में। तो वो सब चीज़ें जी, अब पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये 2 जनरेशंस गुज़र गई हैं, या 3 हुँ, जनरेशंस गुज़र गई हैं, जिस प्रकार से बांग्लादेश बना था, भारत से मदद माँगी थी। 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से रिफ्यूजी बन के भारत आ गए थे, पाकिस्तान से बचने के लिए। कितने लोगों को वहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से उनको तकलीफ़ें दी गईं, हमले जी, किए गए उनके ऊपर, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स थे, सबको मारा गया। तो सब बच के निकल कर भाग कर आए थे। बाद में उनको आज़ादी मिली। भारत के कई सैनिकों ने अपनी शहादत दी उसके लिए। और ऐसा लगता था कि अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं, कम से कम इस मसले पर उनकी तरफ से ये बात रहेगी कि भई हमें जो है हमेशा मिलकर चलना है, क्योंकि भारत खुद एक डाइवर्सिटी में यूनिटी खोजने की कोशिश करता है। तो बांग्लादेश के साथ में भी हम सोचते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ में भी हम अच्छे रिश्ते बनाकर चल सकते हैं। तो वो अच्छा रिश्ता रहेगा, बजाय इसके कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान के एक हिस्सा बनकर रह रहे थे, जिसमें उनके सारे हितों को जो है ओवरलुक किया जा रहा था। लेकिन हमको लगता ये है कि जैसे-जैसे समय गुज़रता गया, एक तो सन 75 में ही हमने देखा कि वहाँ जी, पर जो है वो आर्मी रूल आ गया था और जितने भी उनके इंडिपेंडेंस के लीडर्स थे, वो सबको मार दिया गया था। शेख हसीना बच गई थी हुँ, क्योंकि वो उन दिनों बाहर गई हुई थी बांग्लादेश से।
तो एक प्रकार से मैं कहता हूँ कि बाद में भी सरकारें बदलती रही हैं, कभी चुनाव हुए, कभी बिना चुनाव हुए हुए आर्मी रूल भी आया, लेकिन रिश्ते भारत और बांग्लादेश के कम और ज्यादा बढ़ते रहे, कभी घटते रहे, लेकिन फिर भी एक तरीके से रिश्ते आपस में सुधार की तरफ ही चलते रहे। और बांग्लादेश को ये लगा कि अगर उनको अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, अपने यहाँ जो जी, सोशल उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको भी साथ में लेकर ठीक करने के लिए भारत का उसमें सहयोग बहुत आवश्यक होगा, द्विपक्षीय रूप से भी, और एक तरीके से रीजनल इंटीग्रेशन के अगर उसमें मॉडल में लेके चलें, तो उसमें खाली ये नहीं होगा कि अगर फीलिंग रहेगी भारत बहुत बड़ा देश है, बांग्लादेश उसके मुकाबले में छोटा देश है, तो अगर बाकी लोग भी जो है, जैसे साउथ एशिया का सार्क का बना था या बिम्स्टेक बना, तो उसमें वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर उन्होंने उसमें सहयोग दिया। जी, बल्कि बिम्स्टेक का तो सेक्रेटेरिएट भी बांग्लादेश में लोकेटेड है, और सार्क के बारे में जो इनिशिएटिव लिया था वो बांग्लादेश ने ही लिया था। तो हम समझते ये हैं कि ये बातें जो है सब वो भूल गए उनके लोग। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जो एजुकेशन सिस्टम है, या जो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने और इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स हैं, वो बहुत बड़ी कमी रही है उनकी, कि उन्होंने अपने यंगस्टर्स को, जो नई जनरेशन आती है उभरती हैं, उनको कभी सिखाया ही नहीं है कि किस प्रकार से जो है पूरे मेहनत करके इतने लोगों ने अपनी शहादत देकर इतने हर तरीके से रिश्ते सुधारने के लिए कोशिश करी गई है। और बांग्लादेश ने अपना नाम पैदा किया था कि वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो गई थी, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बढ़िया हो गए थे, अच्छे हो गए थे, लॉन्जिविटी हो गई थी वहाँ पर, ट्रेड वगैरह में भी जो है उनका काफ़ी अच्छा उनका वो पैमाने बन गए थे, मैन्युफैक्चरिंग में कैपेबिलिटी ज़्यादा आ गई थी। तो हम समझते हैं कि उससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज ये बना कि भारत ने जब से उनसे कहा कि एक तरफा हम आपको नदियों का पानी का शेयर कर सकते हैं, हम आपको जो हमारे एसेट्स हैं ऑयल के, अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऑयल गैस वगैरह बनता है तो हम पाइपलाइंस आपके कंट्री के थ्रू कर सकते हैं, हम अपना पाइपलाइन आपको दे सकते हैं। अगर आपके पास वो कुछ वो उसका है, ऑयल एंड गैस आपके यहाँ एक्स्ट्रा है, तो हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हम कम से कम पाइपलाइन लगाकर अपनी गैस आपको दे सकते हैं, और आपके जो है गैस हो, ताकि उसका जो है पेमेंट वगैरह सिस्टम इस तरीके से करा जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसको मानने में भी बांग्लादेश को नहीं बहुत मुश्किल पड़ रही थी। वो कहते नहीं, हमारे जो अपोजिशन है वो नहीं मानेगी कि भारत के साथ क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं गैस के और इसके मसले पे। तो भारत ने कहा अच्छा ठीक है, आप हमें कुछ भी मत दीजिए, हम आपको देने को तैयार है डीजल वगैरह। तो डीजल दिया। फिर हमारे से जो बिजली बनती है, चाहे त्रिपुरा में बनती हो, हुँ, चाहे इधर झारखंड में बनती हो, वो हमने कहा कि ठीक है, हम रीजनल ऐसे ग्रिड्स बनाते हैं, ताकि जो हुँ, देश जिनके पास नहीं हो पावर की सप्लाई, तो वो दूसरा देश उनको दे सकता है। तो उससे एक तो जी, इंटरकनेक्टेडनेस बनेगी, म्यूचुअल आपस में जो है रिलायंस होगा, फीलिंग्स, हुँ, गुडविल की फीलिंग्स जनरेट होंगी। और हम धीरे धीरे करके जो हम कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ में, हुँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में, नेपाल के हुँ, साथ में, वो सब चीजें हम करी जा सकती हैं। तो वो बात जी। इस तरीके से चल रही है। लेकिन अचानक ही एकदम से वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है, स्टूडेंट रिवोल्ट होता है, और अब वहां पे ऐसे हालात बन गए हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जो अपने घुसपैठियों को भारत के अंदर भेजेंगे और भारत जी। को डिस्टेबलाइज करेंगे। जी। तो सर, जिस तरह हम देखते हैं कि हम चाहे बॉर्डर पर फेंसिंग की बात करें तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या हैं? हर देश को अधिकार है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा करे। भारत में एक बड़ा हिस्सा जो है वो अभी अनफेंस्ड है। लिहाजा हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि अ, घुसपैठिए लगातार कई दशकों से भारत में आ रहे हैं। भारत में कई तरह की समस्याएँ पैदा कर रहे हैं, आर्थिक समस्याएँ पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिक समस्याएँ पैदा कर रहे हैं, सामाजिक समस्याएँ पैदा कर रहे हैं। अ, जो हमारी पब्लिक लैंड है, उस पर कब्ज़े हो रहे हैं, या हम ये कहें कि हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उन सबको पर इसका असर पड़ रहा है। हमारी ज़मीन जो है, जो भारत की ज़मीन है, जो भारत के नागरिकों के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स, उन पर ये फर्ज़ी फेक आईडी बना के उनसे ये फर्ज़ी घुसपैठिए लाभ ले रही हैं। बांग्लादेश से आ रहे फर्ज़ी जो बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठिए हैं, वो फर्ज़ी आईडी बना रहे हैं। अब हमें अब एक तरफ स्मगलिंग की बात होती है कि बॉर्डर पे स्मगलिंग करोड़ों की होती है। कैटल हार्ट्स बांग्लादेश की तरफ बहुत सारे बने हुए हैं, बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, और बांग्लादेश अपनी सीमा पर फेंसिंग नहीं करता।
तो हमें अपनी सीमा को सुरक्षित करने की ज़रूरत है। और जितने स्मगलर्स आते हैं वो हमारे जवानों पर हमले करते हैं, हमारे बीएसएफ के जवानों पर हमले करते हैं। तो हमारी जो सीमा है उसको सुरक्षित करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम ईरान में देखें कि ईरान ने अपना बॉर्डर बिल्कुल मोटी दीवार बना के और ऊँची दीवार बना के और बिल्कुल सुरक्षित ढंग से अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ एकदम उसने सील कर दिया है, और दूसरा उसने अफ़गानिस्तान के साथ भी कर दिया, और उसने पूरी बॉर्डर को अपनी सिक्योर कर लिया है। तो लिहाज़ा ग्लोबल प्रैक्टिसेज़ हैं कि क्योंकि हम देखें तो ईरान तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान में बहुत सारे अफ़गानी ईरान गए। तो लेकिन हर साल ईरान ने जितने भी अफ़गानी थे उनको वापस भेजा है। 1 साल 6.5 लाख अफ़गानियों को ईरान ने वापस भेज दिया। 1 साल 4 लाख अफ़गानियों को वापस भेज दिया। 1 साल 4,85,000 के करीब अफ़गानी ईरान से वापस लौटे। इसी तरह पाकिस्तान से करीब 8 लाख अफ़गानी वापस गए। और पिछले 1 साल की ये डेटा है ये। तो हर देश जो है वो चाहे पाकिस्तान और हम ईरान की बात करें तो इन्हीं के समुदाय के लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से ईरान गए या पाकिस्तान गए, इन सबको उन्होंने डिपोर्ट किया, वापस भेजा या अल्टीमेटम दे दिया कि इतने समय में छोड़ दो, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। लिहाज़ा भारत के पास भी ये अधिकार है कि वो अपने नागरिकों की, अपने सिटिज़न्स की सुरक्षा के लिए भारत के राज्यों को घुसपैठियों से बचाएँ। फेक आईडीज़ जो हैं वो रद्द किए जाएँ। तो आप इस दिशा में किस तरह से सोचते हैं कि हम कैसे इस तरह का माहौल क्रिएट करें डिप्लोमेटिकली, कि जो भारत है उसकी सीमाएँ सुरक्षित हो सकें, घुसपैठियों का डिपोर्टेशन हो, उनको वापस भेजा जाए और भारत के नागरिकों को उनसे बचाया जाए? नहीं देखिए, कई सालों से इस पे बहुत एक्शन नहीं लिया गया है। और भारत में चूंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते रहते हैं, तो एक प्रकार से सब पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट होता है कि डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी से पहले वो ये देखें कि उनके फॉलोअर्स कितने बन सकते हैं, ताकि उनको अगर लोकल इलेक्शंस में या स्टेट इलेक्शंस में विक्ट्री मिल सकती है तो उनकी सरकार बन सकती है। तो ये घुसपैठिए जो है उस बात का फायदा उठाते रहे हैं। जहां अगर लोकल लोग जो वहां के रहने वाले थे, चाहे आसाम के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे कहीं और किसी इलाके के हों, अगर उनको अपनी समस्याओं को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वो सरकार के सामने पेश करते थे तो एक ऑपोजिशन की तरह से दिखाई देते थे। ये घुसपैठिए जी। आकर अपने वहां से फेक आईडीज वगैरह बनाकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जो हुँ। सरकार होती थी, चाहे वो लोकल सरकार हो, चाहे स्टेट की हो, जी। चाहे सेंटर की हो, नेशनल लेवल की हो, वो उनको सपोर्ट करते थे। तो एक प्रकार से वो कहते थे नहीं, हम आपके साथ हैं, जो आपके लोकल ऑपोजिशन है हम उसको दबा देंगे। तो सरकारें भी बड़े आराम से खुश रहती थी। उन्होंने कभी लॉन्ग टर्म ये उस पर नहीं सोचा कि ये हमारे लिए सिक्योरिटी की सुरक्षा का मसला भी है, ये खाली वोट जीतने का मसला नहीं है। वोट जीतने का मसला वो सही वोटर है या फॉल्स वोटर है, उससे काम नहीं बनता है। तो अभी एकदम से अब चूंकि वहां सरकार बदल गई है और वो ओपनली कह रहे हैं कि अब भारत की सुरक्षा खत्म कर देंगे, अब उनके भारत के इलाकों को अपने यहाँ मिला लेंगे, चाहे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हों, चाहे बंगाल के इलाके हों, तो वो खुल के बात है। ऐसे कई बार उनके जो रेबल राउजर्स हैं वो इस तरह की बात करते हैं। तो वो आवश्यक है कि भारत को सुरक्षा की दृष्टि से अपने यहाँ, ताकि कम्युनल हार्मोनी बनी रहे, जो हमारे लैंड राइट्स हैं वो सब खाली भारतीयों को मिले, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जो बाहर के लोग आके रिफ्यूजीज वगैरह करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करा जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमने अभी हाल में देखा भी है कि हमारे जी। होम मिनिस्टर ने और अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने इस पे एक्शन लेना शुरू किया है। लेकिन चूंकि बहुत समय से काम नहीं हुआ है तो बहुत इसमें आगे काम करना आवश्यक है। और आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान और ईरान अपने सहधर्मियों को रिलीजनिस्ट को भी वो उसमें हमारे देश में नागरिक है या नहीं है, नहीं जाएगी वहाँ पे। और हमारा कि बांग्लादेश चाहते थे और गुडविल जेस्चर के तरीके से हम उसमें स्लो एक्टिविटी लेते थे, तो बांग्लादेश ने कहा देखिए हमारी सरकार जो है पूरे तरीके से इनको नहीं संभाल पाएगी, और अगर ये डिसएबल्ड एलिमेंट्स यहाँ हमारे यहाँ ज्यादा बनेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जो है और डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो भारत जो है थोड़ा सा और ढीला उस पर कदम कर लेता था आपने। लेकिन अब चूंकि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश ने कोशिश करी है इस समय की जो इंटरिम गवर्नमेंट है कि अपना तो जो कुछ वो कर ही रहे हैं नुकसान, लेकिन भारत का नुकसान करना चाह रहे हैं। तो भारत को उनको एक क्लियर कट मैसेज देना आवश्यक है कि अब हम जो है ये इस प्रकार के जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको सर्वोपरि मानकर
हमें पूरे तरीके से जितने भी रिफ्यूजीज हमारे यहाँ आए हैं, चाहे बांग्लादेश से आए हों, चाहे रोहिंग्यास हो, जो बांग्लादेश के थ्रू होकर हमारे यहाँ आए हैं, उनको सबको निकाला जाएगा। और कहीं तो पहले एक जगह आइडेंटिफाई करके वहां रखिए और फिर धीरे धीरे उनको बांग्लादेश भेजिए। लेकिन ये जो फ्री रन उनको मिला हुआ है कि पूरे देश में वो घूमते हैं, सब जगह वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके जहां जहां इलेक्शन होते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, वहीं के डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, वहीं का वो सोचते हैं कि हम सरकार यहाँ पलट के अपने पसंद की सरकार ले आएंगे। तो वो मेरे ख्याल से काम नहीं होना चाहिए। और अभी जब से ये अमेरिका में नई सरकार बनी है खासकर, और जिन्होंने बहुत ही एक्टिवली ये काम करना शुरू किया है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो है सब छोड़ने चाहिए वहां से, और बल्कि उनको भेज रहे हैं बाहर वो हर प्रकार से। तो हम समझते ये हैं कि इस प्रकार से एक माहौल बना हुआ है दुनिया में कि सभी लोग अपने नागरिकों को वापस लेने के तैयार हैं, और सबने कहा भी है। और ये हम समझते हैं कि जो इंटरिम सरकार ये ना कहे कि हम इंटरिम हैं, लेकिन उनके जी। लिए आवश्यक है कि वो पूरे जो भी रिफ्यूजीज उनके इलीगल्स आए हुए हैं हमारे यहाँ भारत में, वो सब उनको वापस हम भेजेंगे, और आवश्यक है। और जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं उनको हम ठीक है देखभाल के करके आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें बांग्लादेश को मान के चलना है कि जो उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट और हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर कोइंसाइड करते हैं तो लेट अस वर्क टुगेदर। वो ऐसा नहीं है कि वो खाली कहें कि नहीं आप हमको पानी दीजिए, डीजल दीजिए, बिजली दीजिए, खाना दीजिए, लेकिन हम आपके खिलाफ काम करेंगे, आपको डिस्टेबलाइज करेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो और डिस्टेबलाइज करेंगे। तो ये ब्लैकमेल नहीं चल सकता अब आगे। जी। अम, सर मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि जो शुरुआत में आपने लाइन बोली थी, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वज़ह से वो थोड़ा नेटवर्क में इश्यू आया था, तो अगर आप उसको दोहरा दें कि जो हम ईरान और पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा की बात कर रहे थे। नहीं, हमने ये कहा है कि जो ईरान और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान से जो लोग आए हुए उनके अपने नागरिक नहीं है। हालांकि जी। वो वही धर्म फॉलो करते हैं, इस्लाम धर्म, जो पाकिस्तान और इस्लाम के देश करते हैं, लेकिन वो लाखों की तादाद में उनको बाहर निकाल रहे हैं, वापस अफगानिस्तान भेज रहे हैं। और कोई किसी तरीके से अफगानिस्तान ये नहीं कह रहा है कि हम नहीं लेंगे, लेकिन जी। बांग्लादेश ये हमेशा कहता रहा है कि नहीं साहब वो हमारे यहाँ डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा, हमारे यहाँ अब ये दोस्ती का मसला नहीं रहेगा, गुडविल आपने हमेशा दिखाई है, अब ऐसे कैसे भेज सकते हैं, और हमारे नागरिक नहीं है जी, ये तो देखे ना इनके पास तो आपके आईडीज हैं, आपके इलेक्शन कार्ड्स हैं, क्योंकि वो फेक बना रखे हैं उन्होंने। हाँ, तो फर्जी अब हैं। ये सब चीजें जो है इसको आइडेंटिफाई करके उन पे जो है मालूम करके कि कहाँ से निकले हैं, कैसे आए हैं, जो जो बाहर के हैं उनको एक तरीके से जो है हमको एक तरफ रखना होगा, आइडेंटिफाई करनी होगी एक स्पेशल जगह जहाँ उनको रखा जा सकता है, एंड देन वी हैव टू सेंड देम बैक टू वेयर एवर दे केम फ्रॉम, बांग्लादेश, या अगर कहीं और से आए हैं तो वो भी वहां भेजने चाहिए। अगर बांग्लादेश के थ्रू रोहिंग्याज आए हैं तो वो भी वहीं जाएंगे। हुँ। जी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं कि बांग्लादेश ने चाहे कहा हो कि ये तो हमारी तो इकोनॉमी अच्छी हो रही थी, जब भी अच्छी हो रही थी, भारत ने उसमें बहुत योगदान दिया है। लेकिन वो पर कैपिटा की बात कर रहे थे। अगर जितने घुसपैठिए भारत में आए हैं, अगर उनको बांग्लादेश की आबादी में जोड़ दिया जाए, तो वो जो पर कैपिटा जीडीपी जो आगे निकल रही थी, जिसकी वो बात कर रहे थे, उसकी धज्जियाँ उड़ जाएँगी। मतलब वो धराशायी हो जाएँगे वो डेटा। जी, तो वो ये कहते रहे कि हम तो अमीर हैं, आपसे ज़्यादा अमीर हैं, तो हमारे लोग क्यों आएँगे आपके यहाँ? लेकिन वो आ रहे हैं, और अब तो वो ओपनली कह रही है जो उनकी इंटरिम सरकार है कि हम और भेजेंगे हुँ। आपके यहाँ, आपको और डिस्टेबलाइज़ करेंगे। तो एक प्रकार से तो ये तो बिल्कुल धमकी देने की बात है कि यानी गरीब मुल्क जो खुद टूटने की कगार पे इसका खड़ा मतलब हुआ पहले है, भी वही भेज रहे थे, उनको पता है कि वो वही क्यों भेज रहे हैं और किस लिए ये आ रहे हैं। वो भेज रहे थे इसीलिए हमेशा से, फेंसिंग लेकिन नहीं करता बांग्लादेश वो अपनी बिल्कुल सीमा पर। फेंसिंग नहीं चाहता है, वो चाहता है कैटल स्मगलिंग चलता रहे, ये रिफ्यूजीज माइग्रेंट्स वो चलते रहे फ्रीली। तो हर प्रकार से जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं बांग्लादेश के यहाँ से वो प्रमोट होती रही हैं। सिर्फ ये है कि भारत ने अपनी गुडविल दिखाई, कोशिश करी कि बांग्लादेश में जो भी सरकार आए उसको किसी तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी जाए। लेकिन चूंकि अब बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है वो सीधे सीधे भारत के हितों के खिलाफ बात कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमको जो है नई पोजीशन लेने की आवश्यकता है कि जो हमारे अपने हित हैं वो हमारे सर्वोपरि होने चाहिए, और हमको बांग्लादेश को सीधे सीधे बताना चाहिए कि भाई हमारे ये इंटरेस्ट हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर पा रहे हो तो उतना हम भी आपकी तरफ आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप वो हित हमारे जो है वो जो हेल्प कर सकते हो वो नहीं करना चाहते हो तो फिर हम भी जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम भी अपना हाथ पीछे खींचेंगे फिर। जी, और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे बॉर्डर पर स्मगलर्स आ जाते हैं, बीएसएफ पर हमले करने लग जाते हैं, उसके वीडियो, उनकी फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास समय-समय पर आती रहती हैं। तो
वेस्टर्न बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर शूट एट साइट ऑर्डर है, इंट्रूडर देखते ही, इन्फिल्ट्रेटर को देखते ही शूट एट साइट ऑर्डर है। और यहाँ पर तेल लगा के आ जाते हैं घुसपैठिए। मतलब बीएसएफ के जो अफसर हैं रिटायर्ड, वो कहते हैं कि बीएसएफ के कुछ ही जवान खड़े होते हैं चार, और सामने से 200 लोगों का प्रवाह पूरा आ जाता है। बहुत सारी नदियां हैं जो बांग्लादेश से भारत की तरफ बहती हैं, रात में बैठते हैं, सुबह तक भारत पहुंच जाते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां बहुत सारी नदियां हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो वहां पर फेंसिंग संभव नहीं है, तो वो पूरे रास्ते निकाल लेते हैं। और जब बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आ रहे हैं, जब उनके फर्जी आईडी बन रहे हैं, जो कि बांग्लादेश में भी टाउट्स हैं, वहां भी दलाल हैं जो पहुंचा देते हैं फर्जी आईडी। पूरा इनका नेटवर्क है, क्योंकि सीमाएं जो है हमारी बहुत बड़ा हिस्सा अनफेंस्ड है, तो वो पहुंच जाते हैं। तो एक तरह से वहां से तो ये कहा ही जाता है कि वहां से बहुत एक बुद्धिजीवी वर्ग है जिसका जो लिबन-सराम थ्योरी पर चलता है, इस सिद्धांत पर चलता है कि जितनी आबादी जा सकती है भारत में चली जाए। तो वो घुसपैठ कराई जाती है भारत में, घुसपैठ करवाई जाती है। और इसमें वहाँ की अथॉरिटीज का भी, क्योंकि उन्हीं पोस्ट से गुजर के आते हैं जहां बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स खड़े हैं। ऐसा हमने नहीं सुना कि कभी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने किसी घुसपैठिए को रोका हो, या किसी स्मगलर को रोका हो, या जो कैटल हार्ट्स बांग्लादेश बॉर्डर के पास है उन्हें हटवाया हो, या फिर किसी दलाल के नेटवर्क को पकड़ा हो, या किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क को पकड़ा हो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने या बांग्लादेश आर्मी वालों ने। नहीं, अब ये आवश्यक है कि भारतीय जो संस्थाएं, बीएसएफ हो चाहे होम मिनिस्ट्री हो, जिनका भारत के बॉर्डर्स पे पूरा ध्यान रहना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि वो उस पर कि हमारे बॉर्डर्स वैसे नहीं है जैसे वेस्ट पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर जो हमारा है, वो फिर भी जी। ड्राई एरिया है, लैंड एरिया है, माउंटेनस एरिया है, थोड़ी बहुत नदियां भी हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं है जैसे बांग्लादेश के साथ में है कि जो नदियां कोई भारत में एंटर कर रही है, कोई भारत से बांग्लादेश में एंटर कर रही है, और उसकी फेंसिंग करना मुश्किल होता है। तो उसमें हमें दो ही तरीके करने होंगे। एक तो ये कि अपने मैन पावर को बढ़ाना होगा। दूसरा, अगर उनको एक्सटेंडेड एरिया चाहिए अपने कंट्रोल के लिए, अगर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, वो कहते हैं नहीं, हमको अपना जो है वो स्टेट के अंदर हमें जी। बांग्ला बीएसएफ के फोर्सेज या होम मिनिस्ट्री के जो ट्रूप्स हैं, वो वहाँ पे उनका आधिपत्य होना चाहिए। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ट्रूप्स जो है या उनके जो फोर्सेज हैं, उनको सेकेंडरी रोल मिलना चाहिए, सपोर्टिव रोल मिलना चाहिए। अभी होता है उल्टा है कि वह मेन रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट्स की फोर्सेज का, और जो हमारे बीएसएफ वगैरह के जवान जाते हैं वो कम नंबर में होते हैं, वो सपोर्टिंग रोल में रहते हैं। तो अगर स्मगलर्स दोनों साइड में मिलके खूब पैसा बना रहे हैं, तो एक तो वो सबवर्ट कर सकते हैं हमारे लोगों को। दूसरा वो ये है कि वो हथियार भी रखते हैं अपने पास में। तो अगर हमारे पास इनफ मैन पावर नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो उनको कंट्रोल में रखें अपने। तो आवश्यक है कि हमें टेरिटोरियल हमको जो है वो राइट्स देने चाहिए अपने सेंट्रल फोर्सेस को, और दूसरा उनका नंबर बढ़ाने चाहिए। और पेमेंट अगर उनको चाहिए तो एक्स्ट्रा पेमेंट हमको बांग्लादेश से उनके माल पे टैरिफ लगा कर लेना चाहिए। उनके तरफ से जो है हमको कहना चाहिए कि नहीं, ये चूंकि स्मगलर्स आ रहे हैं, आपके यहाँ से ये रिफ्यूजीज आ रहे हैं, तो हम आपके माल के ऊपर जो भी हमारे यहाँ आएगा वो टैरिफ लगाएंगे, उस पर ज़्यादा एक्सटेंडेड करेंगे, और अपने जो हमारे सामान आपके यहाँ जाता है उस पर भी हम एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे आपके जाने के लिए। तो एक्सपोर्ट कंसेशंस के जगह हम उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे। ऐसी बातें उनको बतानी चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का मसला है, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो हमेशा सुप्रीम होने चाहिए हर देश के लिए। जी। और बीएसएफ के जो रिटायर्ड अफसर हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे तो हमें घुसपैठिया देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। यहाँ पर इतने स्मगलर्स आ जाते हैं, बीएसएफ के जवानों पर हमले करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इंजर्ड कर देते हैं। उनसे हमने देखा एक वीडियो में सोशल मीडिया पे था कि बंदूक छीन रहा है वहां पर एक स्मगलर। इन ट्रांस बॉर्डर क्राइम होते हैं। तो मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप उनके साथ बड़ा ह्यूमैनिटेरियन रखें। ऐसा कैसे, मतलब हम अपनी फोर्सेस को कमजोर नहीं दिखा सकते नहीं, हमने धीरे धीरे हमारे बहुत देश क्रिमिनल्स के के अंदर बहुत सामने। कमजोरियां रही हैं, देश के अंदर हुँ, भी कमजोरियां रही हैं, धीरे धीरे हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी देखिए, वहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप अभी जो नए आए हैं उनसे ये सवाल पूछा गया था जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी गए थे कि देखिए बांग्लादेश में हालात इस तरह खराब हो रहे हैं वहाँ पर, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आई विल लीव इट टू मिस्टर मोदी टू डिसाइड। तो एक प्रकार से जो है वो अमेरिका का भी एक्सपेक्टेशंस है, बाहर के देशों का भी सबका एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया बांग्लादेश दे विल सॉर्ट आउट देयर अफेयर्स एंड इंडिया विल टेक द एक्शन, व्हाटएवर एक्शन नेसेसरी। सो इंडिया हैज टू रीथिंक अबाउट द होल स्ट्रेटजी
अब ये नहीं कह सकते कि एज यूजुअल काम चलता रहेगा, तो वो नहीं चलेगा काम जो पुराने ढर्रे से चलता था। आवश्यकता ये है कि इस समय हमने देख लिया है कि वन वे गुडविल दिखाने से फायदा नहीं होता है, बहुत नुकसान होता है। हमारे जो पड़ोसी देश था बांग्लादेश खुद डिस्टेबलाइज हो चुका है।